नमस्कार साथियों, हिमानी जी के पॉइंट से मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान अध्ययन भाग फर्स्ट पुस्तक कक्षा 9 का अध्ययन करने वाले हैं, जो आपके सामने है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, इस पुस्तक के संयोजक एवं लेखक डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और लेखक गणों में डॉक्टर हुकुमचंद जैन, ओम प्रकाश शर्मा जी और बद्री नारायण मिश्रा, प्रेम स्वरूप शर्मा आदि हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में ये पुस्तक चलती है और प्रकाशक इस पुस्तक के हैं राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। ये भी आप ध्यान रखेंगे, दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो डेट वाइज आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पुस्तक की अनुक्रमणिका देखते हैं कि इस पुस्तक में हम किस किस टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिएगा, नंबर फर्स्ट जो है वो है अध्याय राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जो अध्याय है वो है आपका राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। तीसरा अध्याय है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। चौथा अध्याय है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। पांचवा अध्याय है राजस्थान में लोक प्रशासन और छठा अध्याय है जल संरक्षण आज की आवश्यकता। इस पुस्तक में हम इन टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, आपके सामने है अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट, शुरुआत करते हैं अध्याय फर्स्ट की, जिसका नाम है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कि राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं परिचय के साथ। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है, जिसमें विविधता के साथ निरंतरता भी है। परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां की मिट्टी का कण-कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा बयान करता है। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु सहर्ष अपने प्राणों की आहुति दी। कहते हैं कि राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। यहाँ पुरा संपदा का टूट खजाना है। कहीं पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की छटा है, तो कहीं पर प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण हैं। कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमान है, तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास। कहीं समय का ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के, तो कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक, उपासना स्थल, भव्य प्रसाद, अवैध दुर्ग, जीवंत स्मारकों का संगम इत्यादि मिलते हैं। राजस्थान के कस्बों, शहरों एवं उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलते हैं। राजस्थान के जो कस्बे या शहर हैं, वो उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में यह सोचना गलत होगा कि यहाँ की धरती केवल रण क्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झंकार के साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को भी हमें मिलता है। यहाँ लोकपरक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले एवं त्योहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। लोक नृत्य एवं लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के संवाहक हैं। राजस्थानी संस्कृति के संवाहक हैं। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार सौंदर्य के साथ लौकिक जीवन की भी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। यहाँ पर कालीबंगा, आहड़, वैराट, बागोर, गणेश्वर जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ। कौन कौन सी सभ्यता दोस्तों? पाषाणकालीन, पाषाण युग से संबंधित पाषाणकालीन, एक है आपकी ताम्रकालीन, और एक है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता
के समकालीन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, ताम्रकालीन और पाषाणकालीन, ये संस्कृतियों के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। देखिए आगे, जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इन सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ बागोर बागोर जैसे मध्य पाषाणकालीन, बागोर जैसे मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। वागोर जो सभ्यता केंद्र है, वागोर जो सभ्यता केंद्र है, जो अभी भीलवाड़ा में पड़ता है, ये आपके मध्य पाषाणकालीन या नव पाषाणकालीन प्रकार की बस्तियों का उदाहरण माना जाता है। आगे देखिए, कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन स्थल का विकास यहीं पर हुआ है। वहीं आहड़, गणेश्वर जैसी प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यताएं भी राजस्थान में पनपी है। दोस्तों, सभी प्रकार की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए आगे, आर्य और राजस्थान। देखिए, मरुधरा की सरस्वती और द्रस्वती दो नदियां हैं, एक सरस्वती है, दूसरी द्रस्वती नदियां हैं। ये आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियां कालांतर में दोआब दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ था। महाभारत तथा पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल, जिसका वर्तमान में नाम है बीकानेर, मरुकांतार वर्तमान में नाम है मारवाड़, आदि भागों में बलराम और कृष्ण गुजरे थे, जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे। आर्यों की यादव शाखा से संबंधित है। दोस्तों समझो, दोआब किसे कहते हैं? दोआब का मतलब होता है दो नदियों के मध्य का क्षेत्र। दो नदियों के मध्य का क्षेत्र दोआब कहलाता है। मान लीजिए ये मुख्य नदी जा रही है और इसकी सहायक नदी है, तो ये बीच वाला जो भाग है ये दोआब कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? दोआब। तो आप समझेंगे कि दोआब क्या है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जो कि दोआब जो है उपजाऊ भी होता है, उपजाऊ भी होता है। और इस क्षेत्र में दो नाम आपके सामने आए हैं, एक जांगल जो वर्तमान में बीकानेर, और एक मरुकांतर जो मारवाड़। आगे इन पर और चर्चा करने वाले हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। जनपदों का युग। देखिए, जनपदों का युग, अब जो बिंदु है वो है जनपदों का युग। आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है, जहां से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती हैं। सिकंदर के अभियानों से आहत, सिकंदर महान जो है उसके अभियानों से आहत तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिण पंजाब की, दक्षिण क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण पंजाब की मालव, सिबी तथा अर्जुनायन, मालव, सिबी और अर्जुनायन जातियां, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आती हैं और सुविधा के अनुसार यहाँ बस जाती है। इसमें भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, भरतपुर क्षेत्र में राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का सिबी जनपद और अलवर का साल्व जनपद प्रमुख है। तो देखिए दोस्तों, जब सिकंदर का आक्रमण होता है, अलेक्जेंड्रिया से सिकंदर, महान नाम दिया गया है, ग्रेट सिकंदर दिया गया है, तो इसका आक्रमण होता है भारत पर। और भारत पर आक्रमण होता है तो वो पंजाब के रास्ते से होता है। और पंजाब में जो जातियां थी, जैसे पंजाब में कौन कौन सी जातियां थी? वो थी, एक तो मालव जाति थी, दूसरी थी सिबी जाति, और तीसरे नंबर पे जो नाम आता है वो है अर्जुनायन। ये तीन जातियां पंजाब में रहती थी।
सिकंदर के आक्रमण से डरकर भयभीत होकर ये राजस्थान में आती है। कहाँ पर आ जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान में आकर अपना निवास स्थापित करती है। निवास स्थापित करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, जैसे राजन्य, राजन्य कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है भरतपुर से। भरतपुर से। मुख्यतः मत्स्य, ये भी भरतपुर और उसके आसपास के क्षेत्र उनसे संबंधित है। और एक है सिबी जनपद। सिबी जनपद, ये जो सिबी है, ये सिबी जनपद जो है वो नगरी चित्तौड़, नगरी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, वहां से संबंधित है। नगरी चित्तौड़ से संबंधित है। एक नाम और आपके आया है, वो है साल्व। साल्व, साल्व। तो साल्व जो है वो अलवर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? अलवर में। ये उस समय के जनपद हुआ करते थे। जनपद कि राजस्थान में जो जनपद है उनमें कौन कौन से नाम आते हैं? राजन्य आता है, मत्स्य आता है, सिबी आता है और साल्व आता है। और एक महाजनपद आप नाम सुनेंगे, महाजनपद, जो टोटल 16 थे। कितने थे? 16। उन 16 जनपदों में राजस्थान में से भी कुछ जनपद शामिल थे, जिन पर जब आएगा टॉपिक तब चर्चा करेंगे। अब आगे देखिए। देखिए भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का सिवी जनपद, अलवर का साल्व जनपद प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य तक मालव, अर्जुनायन तथा योद्धयों की प्रभुता राजस्थान में देखने को मिलती है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत फैल गया। और आगे देखिएगा, भरतपुर और अलवर प्रांतों के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। गणतंत्रीय कबीला, यहां से प्रश्न नोट करेंगे आप कि योद्धे जो था, जो उत्तरी राजस्थान में निवास करता था, गंगानगर और बीकानेर का उत्तरी भाग या हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र पड़ता है, वहां योद्धे जनपद था। और ये योद्धे जो जनपद था वो शक्तिशाली था, लेकिन संबंधित किससे था? गणतंत्र व्यवस्था से संबंधित था। योद्धे संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रदामन के लेख से स्पष्ट होती है। इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता रही है वो ये है कि इन्होंने कुषाणों को पराजित किया। किनको पराजित किया? कुषाणों को पराजित किया। और इसका उल्लेख रुद्रदामन के लेख में उल्लेखित है। अब देखिएगा अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है, देखते हैं। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी तक के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ था। अब यहाँ पर बौद्ध धर्म का उदय होता है, परंतु योद्धे तथा मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन योद्धे और मालवों के आने के बाद यहाँ पर ब्राह्मण धर्म को भी प्रोत्साहन मिला। बौद्ध धर्म के ह्रास के चिन्ह दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। ये गणतंत्र हूण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः छठी शताब्दी में आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था सर्वदा के लिए क्या हो गई? समाप्त हो गई। समाप्त करने वाले कौन थे? हूण आक्रमणकारी थे। उनकी वजह से राजस्थान में जो गणतंत्रीय व्यवस्था प्रचलित थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। अब देखते हैं उसके बाद क्या आता है। देखिए मौर्य और राजस्थान। अब आते हैं मौर्य वंशीय राजा और राजस्थान। राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में शामिल थे। अशोक का वैराट का शिलालेख, अशोक जो महान हुए, अशोक का वैराट का शिलालेख तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं।
कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला चित्तौड़ का किला और चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगद के द्वारा बनवाए गए थे। तो यहां से प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहले भी परीक्षा में आया है कि चित्तौड़ का किला जो है किसके द्वारा बनाया गया है, निर्माण किसके द्वारा कराया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है परीक्षाओं में। तो चित्तौड़ के किले का जो निर्माण करता है वो है मौर्य राजा चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद कौन है? मौर्य राजा चित्रांगद। और इन्होंने यहीं पर चित्रांग तालाब का निर्माण भी कराया। चित्रांग तालाब का निर्माण भी कराया। तालाब का निर्माण भी करवाया। तो ये आप ध्यान रखेंगे दोनों प्रश्न। ठीक है साहब, अब बढ़ते हैं आगे। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजा मान का, जो मौर्य वंशी माना जाता है, विक्रमी संवत 770 का शिलालेख कर्नल टॉड को प्राप्त हुआ, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान। ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि मानसरोवर तालाब की जो पाल से जो एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिस पर विक्रम संवत 770 लिखा हुआ है, प्राप्त किसको हुआ है? कर्नल टॉड को प्राप्त हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ मिलता है? तो उसमें कौन से राजाओं का नाम लिखा हुआ मिलता है? तो 4 राजा प्रमुख हैं जिनका नाम मिलता है। कितने राजा? 4। पहले नंबर पे लिखा हुआ है माहेश्वर, दूसरे नंबर पर भीम, तीसरे नंबर पर भोज और चौथे नंबर पर मान। ये 4 राजाओं का नाम आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते हैं। कोटा के निकट कणसवा के शिवालय से 795 विक्रम संवत का एक शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्य वंशीय राजा धवल का उल्लेख मिलता है। मौर्य वंशीय राजा धवल का उल्लेख कहाँ मिलता है? कणसवा कोटा के शिलालेख से मिलता है, जो कि 795 विक्रम संवत का माना गया है। ठीक है, इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए आगे, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वर्धन वंश से संबंधित थे कौन? हर्षवर्धन। और वर्धन वंश से संबंधित थे हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की जब मृत्यु होती है तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विकसित होने लगती है। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का उदय होता है। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसमें मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़, मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासक, इनका नाम मिलता है। इसके अलावा देखिएगा किसका नाम मिलता है जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया? नाम मिलता है सांबर के चौहानों का, आमेर के कछवाओं का और जैसलमेर के भाटियों का। दोस्तों आगे देखिएगा, शिलालेख के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में मंडौर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था। किनका राज्य था दोस्तों? प्रतिहारों का। मंडौर जब नाम आता है तो मंडौर पड़ता है आपके मारवाड़ में। किसमें? मारवाड़ में। अगर जिले का नाम पूछे तो जिले का नाम है दोस्तों जोधपुर। क्या नाम है? जोधपुर। तो वहां पर ये मंडौर पड़ता है। अब देखिएगा यहाँ पर राज्य किसका था? मंडौर में राज्य था प्रतिहारों का। अब आगे बढ़ते हैं और फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हो जाता है। फिर प्रतिहारों से किसको प्राप्त हो जाता है? राठौड़ों को प्राप्त हो जाता है। राठौड़ों को क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। और धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन जाता है। 5वीं और 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गुहिलों का शासन स्थापित होता है। किनका होता है? गुहिलों का। कहां पर? मेवाड़ और उसके आसपास के भूभाग पर। 10वीं शताब्दी के आते आते
अर्थूणा और आबू में परमार शक्तिशाली बन जाते हैं और 12वीं से 13वीं शताब्दी में जालौर, रणथंभौर, हाड़ौती में चौहानों ने अपनी शक्ति का संगठन किया, परंतु उसका कहीं-कहीं विघटन भी होता दिखता है। दोस्तों, आज हमने अध्याय फर्स्ट की शुरुआत की है, जिसका पहला वीडियो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं और इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो विद्यार्थी देख नहीं पाता है, इसलिए आज इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम नामकरण से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक आप हमारा हिमानी जीके पॉइंट ऐप डाउनलोड करें और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं भी जहां आपको दिखाई दे फॉलो करें। खासकर आप हमें यूट्यूब चैनल पर आवश्यक रूप से फॉलो करें, जिससे आपको लाइव क्लास लेने का अनुभव होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपके लिए लेकर आएँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और धन्यवाद। आप और हमारा साथ इसी प्रकार बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।